Hello student. Today we will start our second chapter, software concept. Before this we have learned hardware concept in the first chapter. So let us start software concept. This is our second chapter, and these are the some points on which we will discuss. First one is hardware and software. Second one is types of software. Third, system software, application software. After that we will discuss about the relationship between the hardware, software and user. After that we will discuss introduction to system security, security threats, security tools, and then cyber crime and cyber law. At the last we will discuss social networking. So today we will discuss what is hardware and software. So let us start. The physical tangible component of a computer like monitor, keyboard, CPU, etc. are called hardware. वो सारे कंपोनेंट जो फिजिकली हम लोग देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, छू सकते हैं या टेंजिबल होते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? हार्डवेयर. अब इसमें अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो किसी भी सिस्टम में मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आप लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं और उनको आप उठा सकते हैं. इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? हार्डवेयर. And then software represent a set of program that governs the operation of a computer and make the hardware functional. सॉफ्टवेयर क्या होता है? एक प्रकार का सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है जो आपके कंप्यूटर के अलग अलग ऑपरेशंस को हैंडल करता है और जितने भी हार्डवेयर आपके डिवाइसेस के साथ कनेक्टेड है उन हार्डवेयर्स को फंक्शनल बनाता है, मतलब उनको रन करने में हेल्प करता है. हार्डवेयर अलोन कैन नॉट वर्क अनलेस वी हैव सम इंस्ट्रक्शंस फॉर इट्स वर्किंग. देखिए, केवल हार्डवेयर का होना आपके सिस्टम को चलाने के लिए काफ़ी नहीं होता. आपको अगर किसी सिस्टम को रन करना है, किसी सिस्टम को यूज़ करना है, तो उसमें केवल हार्डवेयर होगा तो वो काम नहीं करेगा. उसके लिए आपको क्या चाहिए? कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत है, कुछ सेट ऑफ प्रोग्राम्स की ज़रूरत है. ये जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, ये जो सेट ऑफ प्रोग्राम्स की बात की जा रही है, यही कहलाते हैं सॉफ्टवेयर. तो द रिलेशन बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज सिमिलर टू द बॉडी एंड सोल. अगर हम लोग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में अगर रिलेशन की बात करें तो ये रिलेशन कैसा होता है? बॉडी और सोल के जैसा होता है. अगर सोल नहीं है तो बॉडी कैसी होगी? टोटली निष्क्रिय होगी, मतलब बॉडी फंक्शनिंग नहीं होगी. और अगर बॉडी नहीं है तो सॉफ्टवेयर कुछ भी नहीं कर सकता. मतलब सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर आपस में बॉडी और सोल जैसे रिलेशन पर काम करते हैं. अब नीचे एक आपके पास फ्लो चार्ट बना हुआ है. इस फ्लो चार्ट को अगर आप ध्यान से देखें तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस से आपको क्या मिलता है? प्रोग्राम. फिर सेट ऑफ प्रोग्राम से आपको क्या मिलता है? सॉफ्टवेयर. तो जो हार्डवेयर वाला पार्ट था वो हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं. अब जो सॉफ्टवेयर वाला पार्ट है वो हमें यहाँ पे पढ़ना है. तो अपन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में डिफरेंस आपको समझ में आ चुका है वैसे भी. तो अपन अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर्स की. तो सॉफ्टवेयर्स होते क्या है? तो सॉफ्टवेयर्स को समझाने के लिए एक फ्लो चार्ट अभी नीचे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर. जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती है उन्हें प्रोग्राम्स कहा जाता है. सेट ऑफ प्रोग्राम्स को क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर कहा जाता है. अब ये जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती है ये कहाँ से आती है? तो अलग अलग सिम्बॉल्स और अलग अलग फॉर्मेट का यूज़ करके हम लोग इंस्ट्रक्शंस को क्रिएट करते हैं. तो अपन अभी आगे आने वाली स्लाइड्स में इन्हीं सॉफ्टवेयर्स और इंस्ट्रक्शंस की बात करेंगे. तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर. अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज डिपेंडिंग अपॉन देयर यूज एंड रोल. हमने जो सॉफ्टवेयर्स है उनको 2 कैटेगरी में रखा हुआ है. अब वो 2 कैटेगरी हमने कैसे डिसाइड की? तो उनके यूज़ और उनके रोल्स के बेसिस पर हमने डिसाइड किया है कि कौन सा सॉफ्टवेयर क्या होगा. जैसे एक टाइप हमने रखा है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक को हम बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. तो सबसे पहले अपन सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं. The software that controls internal operation of computer is called system software. वो सारे सॉफ्टवेयर जो आपके सिस्टम के इंटरनल ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं, जिसमें आपके इनपुट देने की या आपके आउटपुट लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती. ये सॉफ्टवेयर खुद ही क्या करते हैं? अपने ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं जैसे ही आपका सिस्टम ऑन होता है. तो ये सारे सॉफ्टवेयर किस कैटेगरी में आते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं. इट हेल्प्स टू रीड डेटा इंस्ट्रक्शन फ्रॉम इनपुट डिवाइस. इनका काम क्या होता है? इनपुट डिवाइस से आने वाले डेटा को या इंस्ट्रक्शन को रीड करना, ठीक है, प्रोसेस एंड डिस्प्ले रिजल्ट ऑन द आउटपुट डिवाइस, और उस इनपुट को प्रोसेस करना और उसके अकॉर्डिंग जो आउटपुट है
या जो रिजल्ट है उसको डिस्प्ले करना। फिर नेक्स्ट ऑपरेशन ये क्या करते हैं, कंट्रोल्स और डिवाइसेस अटैच टू द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के साथ कनेक्टेड जितनी भी डिवाइसेस होती है उनको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। और अगर हम लोग इसके एग्जांपल्स की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए, कंपाइलर्स हो गए, इंटरप्रेटर हो गए, ये सारे क्या कहलाते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। और ये सिस्टम सॉफ्टवेयर बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम के ऑन होने के साथ ही एक्टिवेट हो जाते हैं। आपको इनको कुछ अलग से एक्टिवेट करने की या इनके एक्टिवेशन के लिए आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट वन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। द सॉफ्टवेयर दैट कैरी आउट ऑपरेशंस फॉर स्पेसिफाइड एप्लीकेशन इज कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी स्पेसिफाइड ऑपरेशंस को परफॉर्म करने में हमारी हेल्प करते हैं या किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये किस कैटेगरी में रखे जाते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स में। हम लोग जनरली सिस्टम के लिए एप्लीकेशन वर्ड यूज़ करते हैं और मोबाइल में जब हम लोग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो उसको ऐप बोलते हैं। तो ऐप और एप्लीकेशन दोनों एक ही बात है। इट हेल्प्स टू परफॉर्म ओनली वन स्पेसिफिक जॉब लाइक लाइब्रेरी मैनेजमेंट, रेलवे रिजर्वेशन, वर्ड प्रोसेसिंग एक्सेट्रा। अब यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसकी भी अभी हम अलग अलग टाइप पढ़ेंगे। तो उसमें जो स्पेसिफिक जॉब परफॉर्म करते हैं, तो जैसे लाइब्रेरी मैनेजमेंट का एक सॉफ्टवेयर हो गया, रेलवे रिजर्वेशन का एक सॉफ्टवेयर हो गया, या स्कूल मैनेजमेंट का भी सॉफ्टवेयर आता है, एम्प्लॉय पेरोल का भी एक सॉफ्टवेयर आता है। ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं जो स्पेसिफाइड टास्क परफॉर्म करते हैं, वो सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में रखे जाते हैं। और इसके अलावा भी कुछ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं जो हम लोग हमारे सिस्टम में यूज़ करते हैं, जैसे MS वर्ड, एक्सेल, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स जो आते हैं वो सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अब टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर के लिए एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर है। ये हायरार्किकल स्ट्रक्चर एग्जाम में पूछा जाता है और आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए। आपको ये स्ट्रक्चर एज इट इज याद करना है और हम लोग भी इस स्ट्रक्चर को वन बाय वन एक एक जो टॉपिक यहाँ पे लिखे हुए हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे आगे और वन बाय वन उनके ऊपर डिस्कस भी करेंगे। सबसे पहले ऊपर लिखा है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसके 4 टाइप मेंशन किए गए। पहला है बायस जिसको हम लोग फर्मवेयर भी बोलते हैं, सेकंड है डिवाइस ड्राइवर, थर्ड है ऑपरेटिंग सिस्टम और फोर्थ है लैंग्वेज प्रोसेसर। और जो लैंग्वेज प्रोसेसर है फिर वो 3 कैटेगरी में, असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। इन सभी के बारे में हम आगे आने वाली स्लाइड में वन बाय वन एक एक को डिटेल में देखेंगे। तो अभी मैं केवल नाम बता रहा हूँ, फिर अपन इनके बारे में वन बाय वन डिस्कस करते चलेंगे। और इधर जब हम सॉफ्टवेयर की दूसरी कैटेगरी की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को फिर 4 कैटेगरी में रखा गया है। पहला है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, दूसरा है जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर जिसको हम लोग पैकेजेस भी बोलते हैं, थर्ड होता है स्पेसिफिक पर्पस बिजनेस सॉफ्टवेयर और फोर्थ होता है डेवलपर टूल। तो अभी हमने सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन पढ़ी, सॉफ्टवेयर के 2 टाइप्स के बारे में बात की, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इनकी भी डेफिनेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर, और सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बायस की। और ये बायस क्या होता है या इसको हम लोग फर्मवेयर बोलते हैं, तो क्यों बोलते हैं वो सब अभी आपको आने वाली स्लाइड में पढ़ने को मिलेगा। जैसे अब बायस की बात कर रहे हैं हम लोग, तो बायस जो होता है इसको हम लोग जो डेफिनेशन है या इसका जो फुल फॉर्म है, पहले तो उसकी बात करें तो इसका जो फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये बायस हर सिस्टम में होता है। अगर आप लोग अपने सिस्टम में बायस देखना चाहते हैं तो बायस का एक पूरा सॉफ्टवेयर होता है। आप अपने सिस्टम को जब वो चालू करते हैं तो F2 बटन या डिलीट बटन से आप अपने बायस में एंटर कर सकते हैं। मतलब आपका सिस्टम ऑन नहीं होगा, आपका सिस्टम बायस के सॉफ्टवेयर में चला जाएगा। अब ये बायस होता क्या है? बायस इज ए स्मॉल फर्मवेयर प्रोवाइडेड बाय मैन्युफैक्चरर, कंट्रोल्स वेरियस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, पेरिफेरल्स अटैच्ड टू द कंप्यूटर। बायस क्या होता है? एक छोटा सा स्मॉल फर्मवेयर होता है जो मैन्युफैक्चरर द्वारा ही बना के दिया जाता है। और इसका काम क्या होता है कि जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, जो भी पेरिफेरल्स आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है, उन डिवाइसेस को फंक्शनिंग में बनाए रखना। ठीक है। इट मेन फंक्शन ऑफ बायस आर इट परफॉर्म पोस्ट पावर ऑन टेस्ट फंक्शन, दैट इज इनिशियल चेकिंग एंड इनिशियलाइजेशन system device like RAM, hard disk and other input output devices when computer is powered on।
अब अगर आपने कभी नोटिस किया हो, मैं मोबाइल की भी बात करूँगा, साथ में आपके सिस्टम की भी बात करूँगा। जब आप सिस्टम चालू करते हैं या ऑन करते हैं या आपका मोबाइल आप ऑन करते हैं, तो मोबाइल और सिस्टम दोनों ही कुछ सेकंड तक अपने आप ही चलते चले जाते हैं और उसके अंदर कुछ प्रोसेस अपने आप ही होती चली जाती है। और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या होता है कि आपका सिस्टम डेस्कटॉप पे आ जाता है, आपका मोबाइल भी डेस्कटॉप पे आ जाता है और फिर आप लोग उसके ऊपर अपनी एप्लीकेशन चलाना स्टार्ट करते हैं। तो वो जो प्रोसेस है सिस्टम को ऑन करने से लेकर आपके सिस्टम पर डेस्कटॉप आने के बीच की जो प्रोसेस है वो कहलाती है पोस्ट। पोस्ट का मतलब होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। इस पोस्ट की जो प्रोसेस है, इस ड्यूरेशन में क्या होता है कि सिस्टम खुद को चेक करता है कि उसके डिवाइस में क्या क्या चीज़ें कनेक्टेड है। रैम कनेक्टेड है, हार्ड डिस्क कनेक्टेड है, अगर हार्ड डिस्क कनेक्टेड है तो कौन सी कंपनी की है, उसकी साइज़ क्या है। रैम कनेक्टेड है तो उसकी साइज़ क्या है, या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कनेक्टेड है तो कौन सी कंपनी के, उनका सीरियल नंबर क्या है, कौन कौन सी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कनेक्टेड है। तो ये सारी जो प्रोसेस होती है इनको चेक किया जाता है सिस्टम के द्वारा, ताकि सिस्टम को पता रहे कि उसके ऊपर क्या ऑपरेशन होगा, तो उसके रिगार्डिंग उसको आउटपुट किस बेसिस पर देना है। और इट स्टार्ट बूटिंग प्रोसेस, और ये साथ साथ में पोस्टिंग प्रोसेस करने के साथ साथ बूटिंग की प्रोसेस भी करता है। अब बूटिंग की प्रोसेस क्या होता है, तो बूटिंग की प्रोसेस में क्या होता है कि आपकी मेमोरी, जो मेन मेमोरी है जिसको अपन प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं या रैम बोलते हैं। रैम बेसिकली जब आपका सिस्टम ऑफ होता है तो रैम टोटली ब्लैंक होती है, उसके ऊपर कुछ भी फंक्शन नहीं होता। लेकिन जैसे ही आपने सिस्टम को ऑन किया तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो सेकेंडरी मेमोरी में कहीं ना कहीं सेव होता है, वो सेकेंडरी मेमोरी से ऑपरेटिंग सिस्टम पहले कहाँ पे जाके लोड होता है, प्राइमरी मेमोरी पर। और ये जो प्रोसेस होती है ये कहलाती है बूटिंग। और बूटिंग होने के साथ साथ आपकी पोस्ट की प्रोसेस भी चलती है। पोस्ट की प्रोसेस में मैंने अभी आपको बताया कि आपके जो सिस्टम होते हैं, आपका जो सिस्टम है वो उसके अंदर कनेक्टेड डिवाइसेस को चेक करता है, उनके सीरियल नंबर को चेक करता है, उनकी कंपनी को चेक करता है और उनके वो प्रॉपर फंक्शनिंग है या नहीं है उसको चेक करता है। तो ये दोनों प्रोसेस कौन परफॉर्म करता है, बायस परफॉर्म करता है। और बूटिंग की प्रोसेस होती है, साथ साथ में पैरेलल पोस्टिंग की प्रोसेस भी चलती जाती है। और ये जो प्रोसेस हो रही होती है तब तक आपको फ्री बैठना होता है। आपको लगता है कि सिस्टम चालू हो रहा है और सिस्टम चालू होने तक, आपके डेस्कटॉप आने तक की जो टाइम होता है, उस टाइम में ये पोस्ट और बूटिंग दोनों प्रोसेस हो जाती है। BIOS program is provided by the computer manufacturer firmware in a small chip called BIOS chip attached to the motherboard। अभी जो BIOS प्रोग्राम की बात हो रही है या BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम की बात हो रही है, ये सॉफ्टवेयर है एक प्रकार का जो मैन्युफैक्चरर आपको प्रोवाइड करता है। लेकिन ये बार बार जब हम सिस्टम ऑन करते हैं तो बार बार कैसे एक्टिवेट होता है, तो एक्चुअल में जो मैन्युफैक्चरर है वो क्या करता है, इसकी प्रोग्राम की एक छोटी सी चिप बनाकर आपके मदरबोर्ड पे ही इनबिल्ट कर देता है। यहाँ पे आप नीचे इमेज देख सकते हैं, मदरबोर्ड के ऊपर एक छोटी सी चिप लगाने की जगह है, स्लॉट है। उस स्लॉट के ऊपर क्या किया जाता है, बायस की चिप को इनबिल्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे आपका बायस क्या हो जाता है, इनबिल्ट हो जाता है और उसके ऊपर आप लोग क्या कर पाते हैं, अपने टास्क को परफॉर्म कर पाते हैं। सेकंड वन इज डिवाइस ड्राइवर प्रोग्राम। डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं? A device driver is a system software that act as an interface between the device and the user to or operating system। डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं? ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो डिवाइस और यूज़र या ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में इंटरफेस का काम करता है। जैसे मान लीजिए आप 8-10 स्टूडेंट हैं और आपको किसी जगह पर जाना है बस के थ्रू, तो एक आपको ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वो ड्राइवर क्या करेगा, उस बस को लेकर उस पर्टिकुलर स्पॉट तक जाएगा जहाँ पे आप लोग जाना चाहते हैं। तो वहाँ पे ड्राइवर ने क्या किया, आपके बीच में और उस स्पॉट के बीच में एक इंटरफेस का काम किया जो आपकी बस को कहाँ लेके गया, स्पॉट तक लेके गया। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी डिवाइस ड्राइवर प्रोग्राम होते हैं। ये एक प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। इनका काम क्या होता है कि जो भी सॉफ्टवेयर है उस सॉफ्टवेयर के बारे में जो हार्डवेयर है या जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको बताना या यूज़र को बताना कि किस प्रकार से ये सॉफ्टवेयर काम करेगा। तो डिवाइस ड्राइवर को हम लोग एक प्रकार से इंटरफेस भी बोल सकते हैं। और ये इंटरफेस किसके बीच में होता है, यूज़र और डिवाइस के बीच में होता है। सम डिवाइसेस लाइक प्रिंटर, स्कैनर, वेब कैमरा एक्सेट्रा कम विद देयर ऑन ड्राइवर सॉफ्टवेयर गिवन इन सीडीज। दिस ड्राइवर टू बी इंस्टॉल्ड इन द पीसी फॉर प्रॉपर वर्किंग ऑफ द डिवाइस। अब ये जो ड्राइवर होते हैं ये ड्राइवर हर डिवाइस के साथ या हर सॉफ्टवेयर के साथ आते हैं।
जैसे प्रिंटर, स्कैनर, वेब कैमरा अगर आप लोग इंस्टॉल करना चाहते हैं या नया यूज़ करना चाहते हैं तो इनके साथ इनकी एक छोटी सी सीडी आती है जिनमें इनके ड्राइवर, अपन बोलते हैं इनका ड्राइवर इसके अंदर है। तो ड्राइवर का मतलब एक प्रकार का सॉफ्टवेयर ही होता है। वो सॉफ्टवेयर क्या करता है, जैसे अगर मैंने प्रिंटर कनेक्ट किया तो प्रिंटर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, जो प्रिंटर किस प्रकार से काम करेगा, कहाँ से इनपुट लेगा, कैसा आउटपुट देगा, वो सारी डिटेल उस सॉफ्टवेयर के अंदर होती है। वो सॉफ्टवेयर क्या करता है, प्रिंटर की सारी इन्फॉर्मेशन को जिस कंप्यूटर के साथ उसको कनेक्ट किया जा रहा है उसको बताता है। तो इस प्रकार से जो ड्राइवर होते हैं वो डिवाइस को सिस्टम के साथ कनेक्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं और उससे फंक्शनिंग करने में हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, इवन आप लोग भी अगर कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो वो इसको इंस्टॉल करते हैं, तो उसको इंस्टॉल करने की जो प्रोसेस होती है उसमें आप एक्चुअल में क्या कर रहे होते हैं, आप ड्राइवर को ही क्या कर रहे होते हैं, इंस्टॉल कर रहे होते हैं। मान लीजिए आपने व्हाट्सएप को डाउनलोड किया या व्हाट्सएप को प्ले स्टोर में जाके इंस्टॉल करने की कोशिश की, तो आप लोग जब उसको इंस्टॉल कर रहे हैं तो इंस्टॉलेशन पहले तो वो ड्राइवर का पहले तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, डाउनलोड होता है। और डाउनलोड होने के बाद आपने कभी नोटिस किया होगा वहाँ पे लिखा हुआ था इंस्टॉलिंग। तो वो जो इंस्टॉलिंग की प्रोसेस है, वो इंस्टॉलिंग की प्रोसेस कौन कर रहा होता है, डिवाइस ड्राइवर ही कर रहा होता है। वो डिवाइस ड्राइवर क्या कर रहा है, एक्चुअल में जो सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड किया है उसके फंक्शनिंग को किसको बता रहा है, आपके मोबाइल को या हार्डवेयर को बता रहा है कि ये सॉफ्टवेयर किस प्रकार से काम करेगा। तो हर डिवाइस के साथ, हर सॉफ्टवेयर के साथ उनके डिवाइस ड्राइवर आते हैं और ये डिवाइस ड्राइवर भी अपने आप में एक प्रकार के सॉफ्टवेयर ही होते हैं। मोस्ट ऑफ द स्मॉल डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड, माउस, पेन ड्राइव, CD ड्राइव एक्सेट्रा प्लग एंड प्ले बिकॉज देयर ड्राइवर प्रोग्राम ऑलरेडी इंस्टॉल्ड विद द ऑपरेटिंग सिस्टम। अब जैसे कीबोर्ड हो गए, माउस हो गए, पेन ड्राइव हो गए, CD ड्राइव हो गई, ये सारी डिवाइसेस जो प्लग एंड प्ले होती है, जो USB पोर्ट के साथ आती है, इनके ड्राइवर बाय डिफ़ॉल्ट आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होते हैं, इनबिल्ट होते हैं। तो इनके ड्राइवर को आपको अलग से इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। क्लियर है। अब जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइस है और यहाँ पे नीचे एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है, उसमें आप लोग देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे इनपुट आउटपुट डिवाइस है और राइट हैंड साइड पे एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम इनपुट आउटपुट डिवाइस के फंक्शन को किस प्रकार से समझ सकेगा, तो उसको समझाने के लिए बीच में कौन होता है, डिवाइस ड्राइवर होता है। क्लियर है। तो डिवाइस ड्राइवर आपको समझ में आया होगा, ये एक प्रकार का प्रोग्राम होता है जो सॉफ्टवेयर जो कि हम लोग डाउनलोड करते हैं या कोई डिवाइस जो हम लोग लेके आए हैं और हमारे सिस्टम में यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको डिवाइस ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है। ये डिवाइस ड्राइवर आपकी डिवाइस और नए सॉफ्टवेयर या नई डिवाइस के बीच में इंटरफेस का काम करता है। तो डिवाइस ड्राइवर आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर में होगा। Hello student, today we will discuss about the operating system and how does operating system works and what is the function of operating system. So let's start. Operating system. An operating system is a system program that connect and coordinate the operation of computer system. यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम लोग बात करें, इसको हम लोग शॉर्ट में OS भी बोलते हैं। तो अगर हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं तो ये एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो क्या करता है, कंप्यूटर सिस्टम के अलग अलग ऑपरेशंस को कोऑर्डिनेट करता है, उनको कनेक्ट करता है और उनको परफॉर्म करने में हमारी हेल्प करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड रिसोर्स मैनेजर एंड एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड मशीन। अब अगर हम लोग और इसकी बेसिक डेफिनेशन के ऊपर जाएं तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या कहलाते हैं, रिसोर्स मैनेजर भी कहलाते हैं, या इसको हम लोग एक प्रकार का इंटरफेस बोल सकते हैं जो यूज़र और जो हार्डवेयर है उसके बीच में होता है, ताकि यूज़र इजीली क्या कर सके, उस मशीन के ऊपर या उस हार्डवेयर के ऊपर इंटरेक्ट कर सके। तो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जा रही है तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड हार्डवेयर। ये एक बेसिक डेफिनेशन हो जाती है और इस डेफिनेशन को ही आपको एग्जाम में भी मेंशन करना होता है। अब इसके अगर कुछ एग्जांपल्स की बात करें कि ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स क्या क्या हैं, तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो सबसे ज़्यादा यूज़ हम लोग करते हैं इंडिया के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। इसके अलावा मैक OS आते हैं, एप्पल की जितनी डिवाइसेस आती है उसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो सारे मैक OS होते हैं। उसके अलावा सोलरिस होता है, एंड्रॉयड होता है, एंड्रॉयड हम लोग हमारे मोबाइल में यूज़ करते हैं। लिनक्स होता है, उबंटू होता है, एप्पल्स आईफोन के अंदर जो आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं वो अलग आते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे होते हैं। आप कोई सी भी डिवाइस, मतलब लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट, मोबाइल, कोई सी भी डिवाइस अगर आप लोग यूज़ कर रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता ही होता है, जिसके अंदर
सारी एप्लीकेशंस होती हैं और उन्हीं एप्लीकेशंस को हम लोग यूज़ करते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला सामना होता है किसी भी डिवाइस को ओपन करने के बाद वो ऑपरेटिंग सिस्टम से ही होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हर डिवाइस में आपको मिलेगा और ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही बाकी के दूसरे सॉफ्टवेयर या दूसरी एप्लीकेशन होती है। अब अगर आप यहाँ नीचे डायग्राम देखें, नीचे इमेजेस देखें, तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो आपको इमेज दिख रही है वो कुछ लोगो है जो अलग अलग कंपनी द्वारा यूज़ की जाती है, और राइट हैंड साइड पे जो इमेज है वहाँ पे बीचों बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा है, और ऑपरेटिंग सिस्टम से ही आपके सारी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, दूसरे सॉफ्टवेयर्स, दूसरे हार्डवेयर, पेरिफेरल्स सारे कनेक्टेड होते हैं। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम इन सारी चीज़ों को हैंडल करने का काम करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार से क्या हो गया, रिसोर्स मैनेजर भी हो गया, जो आपके रिसोर्सेज को क्या कर रहा है, मैनेज कर रहा है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम होना हर हार्डवेयर के लिए कंपलसरी है, उसके बिना कोई भी यूज़र आप किसी भी हार्डवेयर से इंटरेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं हाउ ओएस वर्क्स। ओएस किस प्रकार से काम करता है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस वर्क एज अ मास्टर और कंट्रोलर प्रोग्राम which takes instructions from the user and control hardware component as per user instruction। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या करता है, एज अ मास्टर या कंट्रोलर प्रोग्राम के जैसा काम करता है। वो इंस्ट्रक्शंस को लेता है यूज़र से और उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, अपने हार्डवेयर्स को कंट्रोल करता है या जो सॉफ्टवेयर है उनको कंट्रोल करता है। इट वर्क एज अ मिडिल मैन और वी कैन से इट इज़ द इंटरफेस बिटवीन द मशीन एंड यूज़र। ये किस प्रकार से काम करता है, ये मिडिल मैन होता है या हम लोग इसको इंटरफेस भी बोल सकते हैं, जो मशीन और यूज़र के बीच में होता है। इट मैनेजेस ऑल द रिसोर्सेज लाइक मेमोरी, CPU टाइम, डिवाइसेस ऑन बिहाफ ऑफ यूज़र एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम। ये क्या करता है, जितने भी रिसोर्सेज आपके सिस्टम में हैं, आपके मशीन के अंदर है, उसको मैनेज करता है, मेमोरी को मैनेज करता है, CPU टाइम को मैनेज करता है, डिवाइसेस को मैनेज करता है, और एप्लीकेशन प्रोग्राम जो भी रन हो रहे हैं उनको मैनेज करने का काम कौन करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। अब मशीन और हार्डवेयर अलोन कैन नॉट डू एनीथिंग। केवल हार्डवेयर का होना, केवल हार्डवेयर कभी भी आपकी मशीन को रन नहीं कर सकती या उसके ऊपर काम नहीं किया जा सकता अनलेस इट इज़ सुपरवाइज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय ओएस। जब तक उसके ऊपर कंट्रोल करने वाला या उसको सुपरवाइज करने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम उसके ऊपर अवेलेबल ना हो। सो ऑपरेटिंग सिस्टम प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कंप्यूटर ऑपरेशन, और इसी कारण से जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी कंप्यूटर ऑपरेशंस के लिए। अब आप राइट हैंड साइड पर एक इमेज देख सकते हैं, वहाँ पर आप लोग देखेंगे सबसे पहले ऊपर क्या लिखा है, यूज़र लिखा है। तो यूज़र हमेशा किससे इंटरेक्ट करता है, एप्लीकेशन से। एप्लीकेशन क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। मान लीजिए मुझे एक वर्ड फाइल बनाना है, तो मैं यूज़र हो गया और वर्ड फाइल जो मुझे बनाना है उसको मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में खोल रहा हूँ, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या हो गया, एक एप्लीकेशन हो गई। अब वो जो वर्ड एप्लीकेशन है वो किससे कनेक्ट होगी, ऑपरेटिंग सिस्टम से। मतलब वो वर्ड एप्लीकेशन कहाँ पर है, वो वर्ड एप्लीकेशन है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पर, और मेरे सिस्टम में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ही है, मतलब विंडोज़ का है। ठीक है, और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम किसके ऊपर इंस्टॉल्ड है, मेरे लैपटॉप के ऊपर इंस्टॉल्ड है। तो बाय डिफ़ॉल्ट मुझे अगर कोई वर्ड एप्लीकेशन बनाना है तो मुझे मेरा लैपटॉप ऑन करना पड़ेगा, मतलब हार्डवेयर ऑन होगा। हार्डवेयर जैसे ही ऑन होगा, मेरा लैपटॉप जैसे ही ऑन होगा, वैसे ही उसके ऊपर एक ऑपरेटिंग सिस्टम बूटिंग प्रोसेस के थ्रू क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो बूटिंग प्रोसेस अपन ने पढ़ी थी, और वो बूटिंग प्रोसेस क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने की कोशिश करता है हमारे सिस्टम के ऊपर। और जब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो जाता है तो उसके ऊपर मुझे सारी एप्लीकेशन दिखाई देगी, और उन सारी एप्लीकेशन में एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन भी होगी, जिसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो क्या होगा, मेरे सामने वर्ड डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। तो इस प्रकार से मेरे और मेरी लैपटॉप के बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो गया, एक प्रकार का इंटरफेस हो गया, जो मुझे मेरे लैपटॉप के साथ इंटरेक्ट करने में मुझे हेल्प कर रहा है। क्लियर है। तो इस प्रकार से ओएस क्या करता है, वर्क करता है, और इसी प्रकार से इससे जुड़ी हुई सारे जो ऑप्शंस है वो वर्क करते हैं। अब अगर हम लोग फंक्शंस की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ फंक्शंस होते हैं जो हमें पढ़ना होते हैं, या इसके ऊपर पूरा एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोगों को इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ना चाहिए और याद रखना चाहिए। और आपको ऐसे भी पता होना चाहिए कि आपके सिस्टम में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सा है,
और वो क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। तो अपन पढ़ते हैं इसको। ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क एज अ रिसोर्स मैनेजर, ये अपन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। इट मैनेजेस द फॉलोइंग फंक्शंस इन आवर सिस्टम। फर्स्ट वन इज प्रोसेस मैनेजमेंट, लोड, शेड्यूल एंड एग्जीक्यूट प्रोसेस प्रोग्राम। इसका सबसे पहला काम होता है प्रोसेस को मैनेज करना। आपके कंप्यूटर सिस्टम में जितनी भी प्रोसेसेस चल रही है उन सारी प्रोसेसेस को मैनेज करना कि कब कौन सी प्रोसेस लोड होगी, कौन सी एग्जीक्यूट होगी, कौन सी शेड्यूलिंग में जाएगी, कौन सी प्रोसेस को कब परफॉर्म होना है, कब उसका टास्क खत्म होगा, कब उसका टाइम स्टार्ट होगा। ये सारा टास्क कौन देखता है? ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है, और वही डिसाइड करता है कि कौन सी प्रोसेस को कब एग्जीक्यूट होना है या कब कौन सी प्रोसेस लोड होगी। क्लियर है? उसके बाद सेकंड टास्क होता है मेमोरी मैनेजमेंट। आपकी सिस्टम के अंदर सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज होता है जो कि हार्ड डिस्क कहलाता है। अब उस हार्ड डिस्क के अंदर बहुत सारी मेमोरी होती है और ये मेमोरी ब्लॉक के फॉर्म में होती है और हर ब्लॉक का कुछ ना कुछ एड्रेस होता है। तो कब इनपुट डिवाइस से कोई डेटा सिस्टम के अंदर एंटर होता है और अगर उस डेटा को सेव करना है तो उसको कौन सी मेमोरी, कौन सी लोकेशन पे जाके सेव करना है, ये डिसाइड करने का काम भी कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। अब बाय चांस मान लीजिए कि यूज़र चाहता है कि उसने कोई फाइल बना के सेव की हुई थी, अब उस फाइल को वापस से स्क्रीन पे लेके आना है या उसका प्रिंट आउट निकालना है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा? सेकेंडरी स्टोरेज में जाएगा और वहाँ से जिस लोकेशन पे वो फाइल सेव होगी उस लोकेशन को सर्च करेगा और वहाँ से उस फाइल को लोड करेगा ताकि उसका प्रिंट आउट निकाला जा सके। तो मतलब यहाँ पे मेमोरी को लेकर जितना मैनेजमेंट का टास्क होता है वो सारा टास्क कौन परफॉर्म करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। क्योंकि मेमोरी का एक बहुत बड़ा रोल होता है हमारे सिस्टम के अंदर, क्योंकि हम लोग कुछ भी इनपुट लेते हैं उसको कहीं ना कहीं सेव करते हैं और सेव नहीं करते तो उसको प्रोसेस करके आउटपुट में देते हैं। तो इनपुट लेना, आउटपुट देना, मेमोरी का मैनेजमेंट, कहाँ पे डेटा सेव होगा, कहाँ से डेटा सर्च होकर बाहर आएगा, ये पूरा जो मैनेजमेंट होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। और मेमोरी भी बहुत आजकल आप लोग जैसा सिस्टम यूज़ करते हैं, जैसे अभी 1 टेराबाइट एक कॉमन है, 1 टेराबाइट की मेमोरी हमारे पास होती है लैपटॉप के अंदर, या मोबाइल की बात करें तो उसमें 64 GB या 128 GB तक की मेमोरी अब हमारे पास अवेलेबल है फ़िलहाल। तो उस टाइप के डिवाइसेस में जब मेमोरी ज़्यादा है तो ऑब्वियस है कि उसमें मेमोरी लोकेशंस भी ज़्यादा होगी और हर मेमोरी लोकेशन का कुछ ना कुछ आईडी होता है, कुछ नंबर होता है, उस नंबर को भी मेंटेन करना होता है, उसके लिए टेबल क्रिएट करना होती है। तो ये सारा काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ठीक है। उसके बाद थर्ड है इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट। अब इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट का काम क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जितनी इनपुट डिवाइसेस कनेक्टेड है, जितनी आउटपुट डिवाइसेस कनेक्टेड है, कब इनपुट डिवाइस से कौन सी इनपुट डिवाइस से डेटा इनपुट हो रहा है, कौन से आउटपुट डिवाइस पर डेटा आउटपुट पे जाना है, इसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो बहुत हमें ये टास्क ऐसा लग रहा है कि बस इस डिवाइस से इनपुट आएगा उस डिवाइस पे जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर इन डिवाइसेस को मेंटेन करना भी बहुत टिपिकल टास्क होता है और ये टास्क कौन परफॉर्म कर लेता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। फोर्थ होता है फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट मतलब मैनेजेस फाइल्स एंड फोल्डर्स ऑन स्टोरेज डिवाइस। जैसा भी अपन ने मेमोरी मैनेजमेंट की बात की, मेमोरी मैनेजमेंट में किस लोकेशन पर कौन सी फाइल और उस फाइल के अंदर सब फाइल के अंदर सब फोल्डर के अंदर सब डॉक्यूमेंट, ऐसे डॉक्यूमेंट और फोल्डर्स, फाइल्स, अलग अलग टाइप के डेटा, ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल, अलग अलग डॉक्यूमेंट, अलग अलग एक्सेल फाइल या अलग अलग टाइप की फाइल्स या फोल्डर्स हम लोग क्रिएट करते हैं, उनको एक्सेस करते हैं, उनको डिलीट करते हैं, उनको कॉपी करते हैं। इससे रिलेटेड जितने ऑपरेशंस होते हैं, मतलब फाइल से रिलेटेड जितने ऑपरेशन होते हैं या मैनेजमेंट होते हैं, वो सारे मैनेजमेंट करने का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम मेमोरी मैनेजमेंट तो हो ही गया, लेकिन साथ में उनके ऊपर जो फाइल हम लोग सेव कर रहे हैं, ऑडियो फाइल हो, वीडियो फाइल हो, कैसी भी फाइल हो, उन फाइल को मैनेज करना, उनको एक्सेस करना, उनको डिलीट करना, उसको क्रिएट करना, उसमें अपडेशन करना, ये सारा टास्क कौन परफॉर्म करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। सेकंड लास्ट इज इंटरफेस मैनेजमेंट। अब इंटरफेस मैनेजमेंट क्या है? तो इंटरफेस मैनेजमेंट क्या है? एक प्रकार का GUI इंटरफेस होता है जो यूज़र को प्रोवाइड किया जाता है। अब जैसे मैंने आपको शायद पहले भी बताया था कि 1993
1993 या 1992 के पहले के जितने सिस्टम होते थे उसमें कंप्यूटर के ऊपर केवल ब्लैक स्क्रीन होती थी और उस ब्लैक स्क्रीन के ऊपर हमें केवल कमांड लिखना पड़ती थी। हम लोग वहाँ पे कुछ भी टास्क माउस के थ्रू नहीं परफॉर्म कर सकते थे, या मैं यूँ कहूँ कि माउस होता ही नहीं था उस समय केवल आपको टास्क परफॉर्म करना होते थे या आपको लिखना होता था। तो उस समय के जो सिस्टम थे वो CUI टाइप के लाते थे, कमांड यूज़र इंटरफेस। और आजकल के जो सिस्टम है वो GUI टाइप के हैं, क्योंकि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, माउस का यूज़ कर रहे हैं, हमें केवल क्लिक करना होता है, फोल्डर खुल जाता है, हमें केवल क्लिक करना होता है, फोल्डर बंद हो जाता है, या कोई फाइल क्लोज हो जाती है, या कोई एप्लीकेशन ओपन हो जाती है। तो ये केवल क्लिक करने से हो जाता है। पहले इन फोल्डर्स को, इन फाइल्स को ओपन करने के लिए या बंद करने के लिए या सिस्टम को शट डाउन करने के लिए कमांड लिखना पड़ती थी। तो आजकल हम लोग जो सिस्टम यूज़ कर रहे हैं वो GUI इंटरफेस है, और ये GUI इंटरफेस हमें कौन प्रोवाइड करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। आप अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करेंगे, आपको GUI इंटरफेस अलग अलग टाइप का दिखेगा। माइक्रोसॉफ्ट में अलग दिखेगा, आप लिनक्स यूज़ करेंगे उसमें अलग दिखेगा, आप मैक का OS यूज़ करेंगे उसमें आपको अलग दिखेगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो इंटरफेस है उसका GUI किस टाइप का आपको दिखाई देगा, उसका लुक और फील कैसा होगा। क्लियर है? लेकिन इंटरफेस की जो फैसिलिटी है उसका जो मैनेज करने का काम है वो काम कौन करता है? ऑब्वियस है कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। लास्ट होता है सिक्योरिटी मैनेजमेंट। सिक्योरिटी मैनेजमेंट में क्या आता है? ऑब्वियस है कि आपके सिस्टम को पासवर्ड और यूज़र ID प्रोवाइड करने का काम कौन प्रोवाइड करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि आप लोग अगर अपना मोबाइल पे ऑन करते हैं तो उसमें की लॉक होता है, पैटर्न लॉक होता है, उसमें आप कुछ अल्फ़ाबेट या न्यूमेरिकल वैल्यू डालकर भी क्या कर सकते हैं, पिन नंबर डाल के भी इसको लॉक कर सकते हैं। मैं लैपटॉप या डेस्कटॉप की बात करूँ तो लैपटॉप या डेस्कटॉप में भी क्या होता है, अकाउंट बने हुए होते हैं अलग अलग। एडमिनिस्ट्रेटर का अकाउंट होता है, यूज़र अकाउंट होते हैं, और फिर इन अकाउंट को भी पासवर्ड के थ्रू क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है, ताकि जो व्यक्ति जिस पर्टिकुलर अकाउंट के लिए ऑथराइज्ड हो या ऑथेंटिकेट हो वो केवल वही अकाउंट एक्सेस कर सके, दूसरे अकाउंट एक्सेस ना कर सके। तो एक प्रकार से क्या हो गया, सिक्योरिटी का फीचर आ गया ये। और ये सिक्योरिटी का जो फीचर है ये कौन प्रोवाइड करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। अब इस सिक्योरिटी के फीचर्स के कारण हमारा सिस्टम बहुत हद तक सेफ रहता है और हर कोई हमारे डेटा को एक्सेस नहीं कर पाता है। तो ये एक प्रकार से प्रोसेस जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमें सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। क्लियर है? अब अगर हम लोग थोड़ा सा एक एडिशनल डेफिनेशन है उसकी भी बात कर लेते हैं। अब प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोसेस। जितने प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है उन्हें प्रोसेस कहा जाता है। व्हेन इट इज़ बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय CPU। और इसको कौन एग्जीक्यूट करता है? CPU एग्जीक्यूट करता है। तो ये जो प्रोसेस है या ये जो प्रोग्राम है इनको हम लोग सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम ना बोलते हुए इन्हें प्रोसेस बोलते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम हम हमारी एप्लीकेशन के लिए यूज़ करते हैं। ये जो प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर वर्ड है वो एप्लीकेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़े हुए जितने भी सॉफ्टवेयर होंगे, उनके टास्क होंगे, उनके फंक्शन होंगे, या CPU से जुड़े हुए जितने टास्क, फंक्शन या प्रोग्राम होंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोसेस बोलेंगे। क्लियर है? तो आज हमने देखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार से फंक्शन करता है। अब जब हमारा नेक्स्ट वीडियो बनेगा तो हम लोग उसमें अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स की बात करेंगे। तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। Hello student, today we will start with the types of operating system. So let us start. Types of operating system: single user OS, multi-user OS, real-time OS. We have basically three types operating system. First one is single user OS. Single user operating system. It allow one user to work at a time. It also single program OS. अब जो सिंगल यूज़र OS होता है वो आपको एक यूज़र को एट अ टाइम का वर्क करने की परमिशन प्रोवाइड करता है। इट इज़ ऑल्सो सिंगल प्रोग्राम OS। ये हमेशा सिंगल प्रोग्राम OS होता है, मतलब दैट इज़ ओनली वन प्रोग्राम कैन बी लोडेड एंड एग्जीक्यूटेड एट अ टाइम। मतलब यहाँ पर आप एट अ टाइम एक ही प्रोग्राम को लोड कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं या एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल MS-DOS। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर हम लोग MS-DOS का एग्जाम्पल दे सकते हैं। सेकंड वन इज मल्टी यूज़र OS। इट अलाउज 2 or more यूज़र टू रन प्रोग्राम एट द सेम टाइम। दीज आर मल्टी प्रोग्राम एंड टाइम शेयरिंग OS। सिंस मल्टीपल प्रोग्राम कैन बी लोडेड एंड एग्जीक्यूटेड बाय शेयरिंग CPU टाइम among
multiple user at the same time. Unix, Linux and Windows are the common example of multi-user OS. देखिए मल्टी यूज़र OS की अगर बात की जा रही है तो यहाँ पर हम लोग मल्टी यूज़र में पहले तो समझें कि मल्टी यूज़र का मतलब क्या होता है। तो मल्टी यूज़र का मतलब होता है जब किसी प्रोग्राम को या मल्टीपल प्रोग्राम्स को मल्टीपल यूज़र द्वारा टाइम शेयरिंग की प्रोसेस से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाता है या लोड किया जाता है, तो उसे हम लोग मल्टी यूज़र OS कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर मल्टीपल यूज़र हैं और वो मल्टीपल प्रोग्राम एट अ टाइम क्या कर रहे हैं, रन कर रहे हैं। और यहाँ पर ये जो मल्टीपल प्रोग्राम्स हैं ये जब रन होते हैं तो ये टाइम शेयरिंग बेसिस पर होते हैं। क्लियर है? तो अगर हम लोग जैसे विंडोज़ अपन यूज़ करते हैं या अपन लिनक्स या यूनिक्स यूज़ करते हैं, ये सारे मल्टी यूज़र OS कहलाते हैं। अभी जैसे अपन जनरली हमारी लैब में भी हम लोग विंडोज़ यूज़ करते हैं तो वो मल्टी यूज़र OS है। थर्ड वन इज़ रियल टाइम OS। अ रियल टाइम OS रिस्पॉन्ड इंस्टेंटली व्हेन इनपुट इज़ गिवन। रियल टाइम OS क्या होता है कि जैसे ही आपने इनपुट दिया वैसे ही आपको आउटपुट मिलता है। द रिस्पॉन्स टाइम इज़ प्री डिटरमाइंड। यहाँ पर जो रिस्पॉन्स टाइम होता है वो पहले से पता होता है कि हमें क्या रिस्पॉन्स मिलने वाला है या कितना टाइम उसको लगेगा। Each job is completed in specified deadline। यहाँ पर जितने भी टास्क रियल टाइम OS को प्रोवाइड किए जाते हैं उनका एक स्पेसिफाइड डेडलाइन होता है जिसके अंदर उसको रिप्लाई करना होता है। इट इज़ यूज्ड इन रोबोटिक्स, कम्युनिकेशंस, क्वाइट कंट्रोल सिस्टम। अब ये जो रियल टाइम OS होते हैं इनका जनरली यूज़ हम लोग डायरेक्टली नहीं करते, लेकिन इनका यूज़ रोबोटिक्स में, कम्युनिकेशंस में, फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम में, यहाँ पर इनका यूज़ जनरली किया जाता है। LYNX एंड द विंडोज CE आर द एग्जाम्पल ऑफ रियल टाइम OS। ये कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं, आप इनका भी एज अ एग्जाम्पल इनको लिख सकते हैं। अब इसके आगे हम लोग और देखते हैं। लैंग्वेज प्रोसेसर। अब जब वो अपन ने हायरार्किकल स्ट्रक्चर देखा था ऑपरेटिंग सिस्टम का, ऑपरेटिंग सिस्टम का नहीं, हमने देखा था सॉफ्टवेयर्स का। तो सॉफ्टवेयर्स के दो कैटेगरी अपन ने देखी हुई थी, उसमें से फर्स्ट कैटेगरी थी सिस्टम सॉफ्टवेयर और सेकंड कैटेगरी थी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर्स में अपन ने देखा था अलग अलग सिस्टम सॉफ्टवेयर्स थे और उसमें सबसे लास्ट में था लैंग्वेज प्रोसेसर। तो आज अपन लैंग्वेज प्रोसेसर की बात करते हैं। लैंग्वेज प्रोसेसर होती क्या है या इस लैंग्वेज प्रोसेसर से हमें मिलता क्या या इसके आउटकम्स क्या होते हैं। तो अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज और वी कैन से लो लेवल लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। तो कंप्यूटर को केवल मशीन लैंग्वेज समझ में आती है या हम लोग इसको लो लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं या हम लोग इसको बाइनरी या 0-1 की लैंग्वेज भी बोलते हैं। तो कंप्यूटर केवल इन्हीं लैंग्वेज को समझ पाता है। अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज HLL must be converted into its equivalent machine code so that computer can understand and execute. This conversion is done by language processor. तो लैंग्वेज प्रोसेसर का काम क्या है? देखिए कंप्यूटर को कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है? लो लेवल लैंग्वेज समझ में आती है या मशीन लैंग्वेज समझ में आती है या बाइनरी लैंग्वेज या 0-1 की लैंग्वेज बोल सकते हैं। अब हम लोग जो लैंग्वेज समझते हैं वो इंग्लिश होती है या हाई लेवल लैंग्वेज होती है। तो उस हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन को कैसे समझाया जाए? तो बीच में एक कन्वर्टर होता है। वो कन्वर्टर क्या करता है? आपकी हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में या लो लेवल लैंग्वेज में। और ये जो कन्वर्ट करने की प्रोसेस होती है यही क्या कहलाती है? लैंग्वेज प्रोसेसर। और इसको करना क्यों ज़रूरी होता है? ताकि कंप्यूटर उस लैंग्वेज को समझ पाए और उसके अकॉर्डिंग क्या कर पाए? एग्जीक्यूशन कर पाए जो भी इंस्ट्रक्शंस आपके द्वारा दिए गए हैं। तो लैंग्वेज प्रोसेसर का यूज़ आपको समझ में आया होगा। इसका काम होता है यूज़र्स है हाई लेवल लैंग्वेज को लेना, उसको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना और फिर जो भी इंस्ट्रक्शन यूज़र से मिले हैं वो परफॉर्म हो जाते हैं। देयर आर सो मैनी हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक बेसिक C++, जावा, पाइथन एक्सेट्रा वेयर अ प्रोग्राम कैन बी रिटन एंड कन्वर्टेड इन इक्विवेलेंट मशीन लेवल कोड। अब अगर हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज की बात करें तो हमारे पास बहुत सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी बोलते हैं अपन इनको। अब ये कौन कौन सी है? एक तो बेसिक है, C है, C++ है, जावा हम लोग पढ़ रहे हैं, पाइथन भी हम लोग शायद अभी सिलेबस में आपको थोड़ा बहुत इसका बेसिक पढ़ने को मिलेगा।
तो ये सारी लैंग्वेजेस है जो हम लोग यूज़ करते हैं और ये सारी हाई लेवल लैंग्वेज कहलाती है। अब इन हाई लेवल लैंग्वेज को हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं? हम इसको यूज़ करते हैं इक्विवेलेंट मशीन लेवल कोड में कन्वर्ट करने में, और ये जो प्रोसेस करता है वो क्या कहलाता है? लैंग्वेज प्रोसेसर। अब लैंग्वेज प्रोसेसर कितने टाइप के होते हैं? तो 3 टाइप के होते हैं। एक होता है असेंबलर, एक होता है इंटरप्रेटर और एक होता है कंपाइलर। आपको ये शॉर्ट नोट इनके ऊपर अच्छे से याद करना है, इनके बीच में डिफरेंस पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो अच्छे से समझिएगा। असेंबलर कन्वर्ट प्रोग्राम रिटर्न इन असेंबली लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लेवल। असेंबलर क्या करता है? ये प्रोग्राम्स जो कि असेंबली लैंग्वेज में लिखे जाते हैं उनको कन्वर्ट करने का काम करता है, किसमें? मशीन लेवल में। असेंबली लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ नेमोनिक कोड्स। असेंबली लैंग्वेज जो होती है वो साइंटिस्ट के द्वारा लिखी जाती है जनरली, और इसमें जो कोडिंग के लिए जो सिम्बॉल्स यूज़ किए जाते हैं उन्हें कहा जाता है नेमोनिक कोड्स। प्रोनाउंसिएशन एन से चालू होता है लेकिन वो स्पेलिंग एम से स्टार्ट होती है, इसलिए आप इसको नेमोनिक कोड्स बोलेंगे। विच इज़ टू बी कन्वर्टेड असेंबल्ड इनटू द मशीन कोड बाय यूजिंग असेंबलर प्रोग्राम। अब ये असेंबलर क्या करता है? असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए कोड को कन्वर्ट करता है किसके अंदर? मशीन लेवल कोडिंग के अंदर, ताकि कंप्यूटर उस कोडिंग को समझ पाए और जो टास्क गिवन है उसको परफॉर्म कर पाए। अब असेंबलर का यूज़ कब किया जाता था? ये काफ़ी टाइम पहले किया जाता था, जब कंप्यूटर्स के ऊपर केवल गिने चुने जो साइंटिस्ट थे या जो जिन्होंने बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग की होती है वो लोग काम करते थे। तो असेंबली लेवल लैंग्वेज में कोडिंग करते थे, फिर वो मशीन लेवल में कन्वर्ट होती थी, फिर सामने मशीन लेवल क्या करती थी, जो मशीन असेंबलर है वो क्या करता था? इसको मशीन लेवल में कन्वर्ट करता था और फिर जो टास्क होते थे वो परफॉर्म होते थे। तो असेंबली लैंग्वेज लिखने के लिए आपको काफ़ी इसके बेसिक्स पे जाना पड़ता था और बहुत सिम्बॉल्स आपको याद रखना पड़ते थे, सिंटेक्स याद रखना पड़ते थे, और जनरली इसको हर कोई कोडिंग नहीं कर पाता था। तो अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं इंटरप्रेटर की। इंटरप्रेटर कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज HLL program into machine level code in the line by line manner and execute it. If any error occurs, it report the error, stop the translation. अब इंटरप्रेटर क्या करता है? ये असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट नहीं करता है, ये क्या करता है? ये जो हाई लेवल लैंग्वेज है जो हम लोग लिखते हैं आजकल के टाइम में, असेंबली लैंग्वेज जो थी वो पहले लिखी जाती थी साइंटिस्ट के थ्रू, ठीक है, लेकिन आजकल हम लोग जो लैंग्वेज लिखते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज होती है, और उस हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल कोड में क्या कर देता है? लाइन बाय लाइन, देखिए वहाँ पे लाइन बाय लाइन के नीचे अंडरलाइन है, तो इस बात को नोटिस करिएगा। लाइन बाय लाइन मैनर में ये क्या करता है? एग्जीक्यूट करता है। इफ़ एनी एरर ऑकर्स इट रिपोर्ट द एरर एंड स्टॉप द ट्रांसलेशन। अगर लाइन बाय लाइन जब इंटरप्रेटर हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में कन्वर्ट कर रहा है और कोई एरर आ जाती है तो इंटरप्रेटर क्या करता है? ट्रांसलेशन की प्रोसेस को रोक देता है, और ट्रांसलेशन की प्रोसेस जब रुक जाती है तो वहाँ पे एरर शो हो जाती है कि किस एरर के कारण ये ट्रांसलेशन रुक गया है, और हमें वो पहले एरर को रिमूव करना पड़ता है। एग्जीक्यूशन रिज्यूम्स आफ्टर एरर इज रिमूव्ड। यही बात मैंने अभी कही कि आपको एरर पहले हटाना पड़ती है, तब जाके आपका जो एग्जीक्यूशन है वो वापस से क्या हो जाता है? रिज्यूम हो जाता है। द इंटरप्रेटर इज रिक्वायर्ड ईच टाइम व्हेन प्रोग्राम इज टू बी एग्जीक्यूटेड। अब इंटरप्रेटर की आपको बार बार ज़रूरत पड़ती है जितनी बार आपको प्रोग्राम को क्या करना हो? एग्जीक्यूट करना हो, मतलब बार बार आपको उसको इंटरप्रेट करना पड़ता है। और थर्ड वन होता है कंपाइलर। कंपाइलर कन्वर्ट द एंटायर HLL प्रोग्राम इनटू मशीन कोड इन वन गो। कंपाइलर भी क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में या मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन यहाँ पर जो कन्वर्जन होता है वो एट ए टाइम एक बार में हो जाता है, मतलब यहाँ पे लाइन बाय लाइन नहीं होता। एंड रिपोर्ट ऑल द एरर्स अलॉन्ग विद द लाइन नंबर्स। और अगर इसमें बाय चांस किसी लाइन में कोई एरर है तो वो एरर लाइन बाय लाइन हमें कहाँ मिल जाती है? नीचे मिल जाती है। आफ्टर रिमूविंग द एरर प्रोग्राम इज रिकम्पाइल्ड एंड एग्जीक्यूटेड। और अगर वो एरर को हटा दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, तो जो प्रोग्राम है वो क्या हो जाता है? रिकम्पाइल्ड होकर एग्जीक्यूट हो जाता है। इट क्रिएट्स एन ऑब्जेक्ट फाइल। अब कंपाइलर क्या करता है? ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट करता है। अब वो .exe फाइल हो सकती है या .com फाइल हो सकती है, विच कैन बी एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली, जो कि अपने आप एग्जीक्यूट हो भी जाती है या एग्जीक्यूट की भी जा सकती है। सो दैट
कंपाइलर इज नॉट रिक्वायर्ड ईच टाइम व्हेन प्रोग्राम इज टू बी एग्जीक्यूटेड। इसी कारण से, क्योंकि ये फाइल खुद ही एग्जीक्यूट हो जाती है, इसी कारण से जो भी प्रोग्राम कंपाइल किए जाते हैं वो एक बार कंपाइल करने के बाद आपको फिर से अगर उनको रन करना है तो आपको फिर से उनको कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं होती। इसका रीज़न आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो कंपाइलर से बनने वाली फ़ाइल होती है वो .exe फाइल होती है, और .exe फाइल खुद ही एग्जीक्यूट हो जाती है। जितने अपन वायरस की बात करते हैं वो सारे वायरस अपने आप क्यों एग्जीक्यूट हो जाते हैं, क्योंकि वो .exe फाइल होती है। exe फाइल का मतलब होता है एग्जीक्यूटेबल फाइल, ठीक है। और एग्जीक्यूटेबल फाइल जो होती है वो अपने आप एग्जीक्यूट हो जाती है जैसे ही सिस्टम ऑन होता है या उसके ऊपर क्लिक किया जाता है। क्लियर। आप जितने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, आप जितने प्रोग्राम इंस्टॉल करते हो, आप जो भी गेम डाउनलोड करते हो, उसमें सब में .exe फाइल आती है, और .exe फाइल ही हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है। आप .exe फाइल को अगर गूगल पर या किसी मेल आईडी पर अपलोड करने की कोशिश करोगे तो .exe फाइल कभी भी उसके ऊपर अपलोड नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि गूगल या जितने भी पोर्टल होते हैं वो .exe फाइल को अपने पोर्टल पे सेव होने का मौका ही नहीं देते, क्योंकि उन्हें भी पता होता है कि .exe फाइल अगर है तो ये हो सकता है वायरस की फाइल हो, और वायरस कभी भी जब जीमेल से आपको जो भी मेल आता है ना वो हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट जीमेल द्वारा चेक कर लिया जाता है कि उसमें कहीं वायरस ना हो। तो जीमेल से वायरस आने के चांसेस नहीं होते, या जो भी पोर्टल है उससे वायरस आने के चांसेस नहीं होते, क्योंकि उसके ऊपर जब अपलोड किया जाता है कोई भी मेल या कोई भी डॉक्यूमेंट तो पहले ही उसकी स्कैनिंग हो जाती है, और वो स्कैनिंग होती है उसमें अगर आप .exe फाइल अपलोड कर रहे होंगे तो वह जीमेल या कोई सा भी पोर्टल उसको अपलोड ही नहीं करने देगा, ठीक है। तो इसलिए .exe फाइल को आप अपलोड करके किसी पोर्टल के थ्रू, किसी मेल के थ्रू नहीं भेज सकते। और दूसरी बात ये कि ये एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, जैसा मैंने आपको बताया, तो ये खुद ही एग्जीक्यूट हो जाती है। अब नीचे एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है, और वो फ्लो चार्ट बहुत ईजी तरीके से आपको समझ में आएगा। सबसे पहले लिखा है सोर्स कोड रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज। देखिए, अगर हम लोग आपने जैसे अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे वैसे जावा हमारी लैंग्वेज में हमें ये पढ़ना भी है। हम लोग जहाँ पे कोडिंग करेंगे, जहाँ पे हम लोग जावा के कोड लिखेंगे, वो जो जगह होती है वो क्या कहलाती है? सोर्स कोड कहलाती है। मतलब जहाँ पे हमने कोडिंग लिखी होती है वो सोर्स कोड कहलाती है। तो सोर्स कोड हम लोग जो लिखेंगे हम उसको क्या करेंगे? कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने का मतलब होता है कि जो सिस्टम का कंपाइलर है, लैंग्वेज प्रोसेसर है, वो क्या करेगा? उस कोड को पढ़ेगा, और उसको पढ़ने के बाद अगर उसको लगेगा कि इसमें कुछ एरर है तो उसको फाइंड आउट करेगा और आपको वो एरर लाइन वाइज रेड लाइन में दिखाएगा। अगर उसमें कोई एरर नहीं है तो क्या होगा? वो कोड कंपाइल हो जाएगा, और कंपाइल होने के बाद उसकी क्या बन जाएगी? एक ऑब्जेक्ट फाइल बन जाएगी मशीन लैंग्वेज के फॉर्म में। और फिर जब भी आप उसको क्लिक करेंगे वो फाइल एग्जीक्यूट हो जाएगी, और वो फाइल एग्जीक्यूट होगी तो वो प्रोग्राम जिसके भी बारे में लिखा गया होगा आप क्या कर सकते हो? उसका आपको कुछ ना कुछ आउटपुट मिल जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होता है? कंपाइलर का हम लोग यूज़ करते हैं ताकि क्या किया जा सके? ताकि जो फाइल है या जो भी हम प्रोग्राम बनाते हैं, सोर्स कोड में हम जो भी कोडिंग करते हैं, वो कोडिंग कंपाइल होकर एक ऑब्जेक्ट प्रोग्राम बनता है, एक ओबीजे फाइल बनती है, और फिर उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से हमारा क्या होता है? कंपाइलर वर्क करता है और हमारे जो प्रोग्राम होते हैं वो कंपाइल हो जाते हैं। क्लियर है? अब इसके बाद जो टॉपिक है वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो कि सेकंड ब्रांच है। अपन ने क्या पढ़ा था पहले? सॉफ्टवेयर के दो टाइप थे, एक था सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक था आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के जितने भी कैटेगरी थी अपन ने सब पढ़ ली। अब हमें पढ़ना है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में वापस से 4 कैटेगरी है, ठीक है। शायद मैं आपको एक बार भी, जब भी अपन इसको नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको एक बार वापस वो हायरार्किकल स्ट्रक्चर दिखाऊंगा, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि अपन किस ऑर्डर में पढ़ रहे हैं और किस ऑर्डर में आपको याद करना है, ठीक। तो अब ये जो वाला पार्ट है ये अपन अब नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए अपन इतने ही रखते हैं। थैंक यू।